जिंदगी कतई किसी मदारी से कम नहीं। वह हमारे साथ तरह तरह से फरेब करती है, नए नए ढंग से हमारा शिकार करती है। हम उसके जाल से एक जाल से निकल जाते हैं तो वह तुरंत दूसरा जाल फेंकती है। हम समझते हैं कि हम अकेले चालाक हैं और वह है कि अपने से ज़्यादा किसी और को काबिल मानती ही नहीं। बात किसकी हो रही है? ज़िंदगी की हो रही है। ज़िंदगी हर वक्त हमारे सामने माया का नया संसार रचती है। कभी बहलाती है, कभी फुसलाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ज़िंदगी जब तक सांस है हमारा पीछा नहीं छोड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं वह बालेंदु द्विवेदी का एक उपन्यास है जिसका नाम है बादशाह सलामत हाजिर हूं। बालेंदु द्विवेदी के पास गजब की किस्सा गोई है। इस व्यंग्य उपन्यास में वह अपने पहले सभी कृतियों से जो कीर्तिमान उन्होंने बनाया है उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। मदारीपुर जंक्शन उनका जब उपन्यास आया था तो वह काफ़ी चर्चित रहा और उसने उनको ढेर सारे सम्मान दिलाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर बालेंदु जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में है, लेकिन उनका मन जो है वह साहित्य जगत में रमता है और साहित्य में भी व्यंग विधा को वह जिस तरह से साधते हैं अपनी कृतियों में, वह अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि अकल्पनीय स्थिति में पहुँचाता है। बालेंदु की यह किताब बादशाह सलामत हाजिर हूँ दरअसल जिस तरह से लिखी गई है किसी भी रूप में मैं उसकी समीक्षा करके आपको वह रस नहीं दे सकता जिस रस में उन्होंने लिखा। हर शब्द में एक मार है, एक तीखापन है, एक पैनापन है और उसके साथ साथ व्यंग का वह आनंद है कि आप पुस्तक पढ़ेंगे और पहले पृष्ठ से शुरू करेंगे और उसके बाद अंत तक जाए बिना नहीं मानेंगे। अवध से ये कहानी शुरू होती है। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर उन्होंने लिया है, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। यहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की है और शुरुआत की है कि यह बात उस ज़माने की है जब अवध में नवाबी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। नवाबी के ज़माने में ख़त्म हो गई थी, लेकिन नवाब थे कि वो जिंदा थे, उनको पहचानना भले ही मुश्किल हो गया। मैं बालेंदु के अंदाज में ही कोशिश कर रहा हूँ कि संक्षेप में कुछ बात रखूँ। तो नवाब थे कि उनकी रियासतें ख़त्म हो गई थी, लेकिन नवाबी नहीं गई थी। अब उनकी स्थिति क्या थी? अलग अलग तरह के नवाब थे। कुछ खानदानी नवाब थे, कुछ गैर खानदानी। जितनी कोठियाँ नहीं थी उतने नवाब थे। एक एक कोठी में कई कई नवाब थे। जितने मोहल्ले उतने नवाब, जितनी कोठियाँ उतने नवाब, एक एक कोठी में कई कई नवाब, यहाँ तक कि नवाबों का साम्राज्य एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैला हुआ था। शाम के निवाले का इंतजाम हो या सुबह का 2 कौर का निवाला हासिल हो या ना हो, लेकिन नवाब तो नवाब है। उत्तराधिकार में भले ही शाही तलवार से लेके आत्मसम्मान तक सब कुछ गिरवी हो जाए, लेकिन नवाबी रुतबे में कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। स्थिति ये होती गई थी अवध की कि कई ऐसे शाही नवाब थे जिनके शाही चूल्हे में 3-3 दिन तक आग नहीं जलती थी, और इसके बावजूद नवाब साहब का अंदाज ऐसा था जैसे पूरे आर्यावर्त पर हुक्म फरमा रहे हैं। बहुत सारे नवाब जो है असहाय और बेसहारा थे और अवध क्षेत्र के दीन पनाह रियासत
इस दशा में पहुंचने, नवाबों को की जो ये दशा हुई थी, उस दशा में पहुंचने से ठीक पहले का जो नवाब था, दरअसल यह बादशाह सलामत हाजिर हूँ, उसी नवाब की कहानी है। दीन पनाह रियासत का जिक्र किया है उन्होंने। उनका कहना है कि बुल्ला राजवंश वहाँ पर था। नवाब कलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह से होते हुए नवाब नकबुल्लाह तक ये कहानी आती है। शुरुआत की कहानी को वह बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं और पूरी कहानी जो है वह नवाब नकबुल्लाह के बहाने चलती है। अब नवाब नकबुल्लाह जो है वह, उनके जन्म से ही कहानी शुरू होती है कि किस तरह से तीसरे नवाब जो हबीबुल्लाह थे, उनकी बेगम के गर्भ में इनका जन्म गर्भ में थी, उस समय वो शिकार पर गए थे, किस तरह से प्रसव पीड़ा हुई, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। और ये बताती है कि दरअसल जो नवाब नकबुल्लाह थे वह जब पैदा हुए, और उनका नाम नकबुल्लाह क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो वह न स्त्री थे न पुरुष थे, और जो अब नवाबी तो लगभग आखिरी वक्त में थी तो वहाँ उतने थे नहीं, धाय माँ ने इनको पैदा कराया। इज्जत बेगम ने, जब उनका नाम जो धाय माँ था, इज्जत बेगम ने जब उसको, लड़के को देखा कि इसकी योनि अलग है, तो वो उसका जब तक देख रही थी तब तक नवजात ने उनकी नाक पकड़ ली और वो बोली, ओह मेरा नकबुल्ला। वो पहने हुए थे, नकबुल्ला बोली। बस सबने सोचा कि जो है ये नकबुल्ला बादशाह पैदा हुए और उनका नाम नकबुल्ला सलामत इस तरह से शुरू हो गया। और उसके बाद का जो दौर है, किस तरह से नवाब ने, जॉर्ज वाकर, उस समय अंग्रेज़ भी आ रहे थे, की तरह से ऐतिहासिक घटना का भी वो उल्लेख करते हैं कि नकबुल्ला जो है के दौर में अंग्रेज शासन, जॉर्ज वाकर आया था, आसपास के राजे रजवाड़े क्या कर रहे थे, किस तरह से अय्याशी का आलम था। इसे पढ़ते हुए कई बार नवाब वाजिद अली शाह का ख्याल आता है कि नकबुल्लाह के नाम पर जिस तरह से उनके बारे में कहानियाँ गढ़ी गई हैं, उस तरह की कहानियाँ इस उपन्यास में बालेंदु द्विवेदी बेहद सरस अंदाज में, उनकी ज़बान का क्या कहना है, उर्दू पर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कामयाबी हासिल की है, हर खंड में ढेर सारे शेर, गज़लों के हिस्से, और आखिर में उन्होंने संदर्भ सूची में शब्दावली दी है जिसमें बाकायदा उर्दू शब्दों के अर्थ भी बताए हैं। उनका कहना है कि दरअसल नकबुल्लाह के बहाने जो दौर था अवध का, जुनूनी, बेहुदा, बहसी और साथ साथ तवाइफों का जो अंदाज था, जिस तरह से उस नवाब नकबुल्लाह के शासनकाल में हिजड़ों का, लुटेरों का, ठगों का, तवाइफों का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह से अलग अलग समय में नवाब को जो शौक़ था। असंख्य किरदार हैं इसमें, लेकिन नकबुल्लाह उसका मुख्य किरदार है, और उसकी विद्रूपता, उसकी जो दमनकारी नीति है, उसकी जो चाटुकारिता का जो उसका अंदाज है, और जिस तरह से उसके कमज़ोर होने का अंदाज है। दरअसल यह जो है, यह बताता है कि हुकूमत कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी बागडोर किसी नालायक के हाथ में हो जाए तो बहुत कुछ बदलता है। इस उपन्यास में और भी बहुत सारे किरदार हैं। नकबुल्लाह के साथ साथ राजा रहम सिंह हैं, ठग जालिम सिंह हैं, और साथ साथ उन तवाइफों की बात है, उन किन्नरों की बात है, उभयलिंगियों की बात है, जो समय समय पर नकबुल्लाह के करीबी बनते रहे और किस तरह से क्रूरता का साम्राज्य रचते रहे। मैंने पहले ही कहा है कि यह उपन्यास इतना रोचक है। नवाब का जो हरम है, किस तरह से वह महल बना रहा था, किस तरह से पूरी ज़मींदारी लूट चुकी थी, खजाना खाली था, खजानों में चूहे दौड़ रहे थे, आक्रमणकारी आते थे, वह किस तरह से अपने महल में नंगे ही घूमने लगता था, किस तरह से इतने संकटों के बावजूद वह
अपने को नवाब समझता था, भले ही एक चूहे से डर जाए। कोई युद्ध जीवन में उसने नहीं लड़ा। किस तरह से वह अपने पुरुषार्थ को साबित करने के लिए हर दिन नई लड़कियों को अपने हरम में लाता था, और शर्त ये होती थी कि बाहर किसी को पता न चले कि वह एक तरह से नपुंसक है, वह स्त्री है कि पुरुष है। कभी वह स्त्री बन जाता था, कभी पुरुष बन जाता था। एक तरह से बादशाह सलामत हाजिर हों किसी नवाब की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह हमारे समय का वह अफसाना है जिसमें बालेंदु द्विवेदी ने अपनी कलम को उस शीर्ष पर पहुंचाया है जहां आपको उपन्यास पढ़ते हुए न केवल हमारे समय की, हमारे समाज की, हमारे राजे रजवाड़ों की, नवाबों की, उनकी सनक की, सत्ताओं के सनक की, मनुष्य के गिरते जाने की और मनुष्य के चाटुकार बनते जाने की कहानियाँ मिलेंगी, बल्कि आपको एक अलग, यह उपन्यास हर पन्ने में आपको हंसाते हंसाते रुला देगा। अगर आप उसको उस ढंग से सोचेंगे कि यह कहानी ऐसे क्यों हुई, तो आप संवेदनशील हैं, तो आपका मन आहत होगा, लेकिन हंसाएगा ज़रूर। तो आप अगर हाल के दिनों में कोई अच्छी कृति पढ़ना चाहते हो और उसके बहाने, मतलब अवध के नवाबों के बहाने उस कालखंड को समझना चाहते हो, तो बादशाह सलामत हाजिर हों को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और इसका हार्ड बाउंड संस्करण के साथ साथ पेपर बैक संस्करण भी उपलब्ध है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 625 रुपये। पेपर बैक संस्करण को आप अमेज़न और दूसरे माध्यमों पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैं बालेंदु द्विवेदी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इस अनूठी कृति के लिए कि उन्होंने एक ऐसी कृति जिसे पढ़ने के दौरान हमारे पहले के जितने भी व्यंग्यकार हैं, जिन भी लोगों के आप प्रशंसक हैं, चाहे वह शरद जोशी हों, चाहे वह श्रीलाल शुक्ल हों, उनकी कृतियों की आपको याद आ सकती है, हरिशंकर परसाई की याद आ सकती है। आपको अवध की संस्कृति, अवध की बोली, अवध की वाणी में जो उर्दू संस्कार हैं, जो हिंदुस्तानी ज़बान है, उसमें लिखी गई हाल की दिनों की यह बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।